वनकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। आज डेट है 14 दिसंबर, सैटरडे है। देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल हैं। तो देखिए, सबसे पहला आर्टिकल यहाँ पे जो है, आपको पता है जो गुकेश है, ठीक है, बहुत ही यंगेस्ट एक प्लेयर है चेस के, ठीक है। आपने सोशल मीडियाज़ में बहुत इनकी वीडियो सर्कुलेट होते हुए देखा होगा अभी 1-2 साल में, ठीक है। तो ये अभी जो है हमारे इंडिया की तरफ से अभी तक जो है विश्वनाथ आनंद वन ऑफ द यंगेस्ट वर्ल्ड चैम्पियन रहे हैं चेस के। इसके बाद अब जो है गुकेश ने ये रिकॉर्ड जो है ब्रेक किया है। बहुत ही शानदार, बहुत गर्व की बात है। इससे पहले भी बहुत सारे चैम्पियंस थे जिन्होंने कोशिश करी, पेंटल, हरिकृष्णा, कृष्णन, शशि किरण करके, ठीक है। बहुत सारे जो हैं प्लेयर्स थे और ये अभी तक के यंगस्टर्स हैं आफ्टर द विश्वनाथ आनंद जी के बाद, ठीक है। और तो ये एक बहुत ही अच्छी शानदार एक जीत है। वर्ल्ड चैम्पियनशिप बनना इंडिया की तरफ से एक अलग फील्ड उभर कर आ रहा है और प्रोग्रेस मिल रहा है इसमें। बाकी यहाँ पे चेस के किस तरीके से खेला जाता है वो सारा यहाँ सब कुछ है, इसका जो टेक्निकल है, तो आप इसको देख सकते हैं। ऑल दो एग्ज़ाम के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन आया हुआ है तो अब अभी 1-2 साल से यूपीएससी ट्रेंड में भी है। कोई ना कोई क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स पहले पूछते थे, है ना। तो एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे तो टू बी फ्रैंक मुझे चेस का इतना आइडिया नहीं है। तो आप लोग में से जो भी इंटरेस्टेड हैं आप उसको एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो फैक्ट था वो मैंने आपको बता दिया। बाकी नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। देखिए, इसमें वन नेशन वन इलेक्शंस की बात है। तो वन नेशन वन इलेक्शंस में ये क्या है, आपको पता है काफ़ी टाइम से ये आर्ग्यूमेंट चल रहा है। यूपीएससी मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है हमारे इस बार 2024 में। अब फाइनली न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी कैबिनेट के द्वारा इसको फाइनली अप्रूवल मिल गया है। अब ये अक्रॉस इंडिया जो है साइमल्टेनियसली इलेक्शंस के लिए यहाँ पे अब जो है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव और लोकल बॉडीज़ जो है अब इलेक्शंस होंगे। तो यहाँ पे राइटर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कुछ पॉइंट्स को गिनवा के। आपको बता दूं कि अभी ये जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा और इससे पहले कमेटी बिठाई गई थी अंडर द फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा, ताकि वन नेशन वन इलेक्शंस के बारे में वो अपनी रिपोर्ट पब्लिश करें। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 2023 के सितंबर में सबमिट करा 191 डेज़ के तहत। और इसमें कम से कम 18,000 के आसपास पेज का जो है एक रिपोर्ट है पूरी, ठीक है। और शुरू काम इन्होंने सितंबर से किया था 2023 से, और 14 मार्च ऑफ 2024 में फुली ये काम कंप्लीट हुआ। काफ़ी सारे सजेशंस मिले हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों का इसका फेवर है, अगेंस्ट भी है। ऑल्दो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि जो सजेशंस लिए हैं वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी इंग्लिश में ही हैं। और 47 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है, वो इनके फेवर की पार्टीज़ ही हैं जो एनडीओ को सपोर्ट करती हैं। 15 ने अपोज किया है, तो कहीं ना कहीं उस अपोजिशन को नेगलेक्ट किया गया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बात आ जाती है जो राइटर, क्योंकि जो राइटर एक्चुअली इसकी बात कर रहे हैं ना, वो हमारे बहुत ही नोन पर्सनालिटी है एस वाई कुरैशी जी, जो ये खुद इलेक्शन कमिश्नर के फॉर्मर चीफ रहे हुए हैं, फॉर्मर, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला है कि देखिए, पहली बात तो ये है कि ये रीजनल पार्टीज़ जो होती हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब की ले लो, तमिलनाडु की ले लो, केरला की ले लो, है ना। और इसके अलावा तेलंगाना है, आंध्रा है, इसके अलावा वेस्ट बंगाल है। इन कुछ स्टेट्स में क्या है, रीजनल पार्टीज़ ज़्यादा बोला बाला है। लोकल जो पार्टीज़ होती हैं वो ज़्यादा काफ़ी लंबे टाइम से सिक्योर करके रखी हुई हैं अपने पॉलिटिकल स्टेटस को, ठीक है। तो वो वहाँ अगर ऐसे साइमल्टेनियसली इलेक्शन आ गया तो क्या होता है कि एक ही पार्टी का ओवरऑल नेशन में डोमिनेंस होने का चांसेस बढ़ा देता है, ऐसे राइटर का कहना है, ठीक है। इसके अलावा सेवरल कंसर्न यहाँ पे बताएं, जैसे कि स्टेट के और सेंट्रल के जो लोकल के जो इशू हैं उसे कहीं ना कहीं स्टेट के इशू के सामने ओवरशैडो करने की चांसेस ज़्यादा हैं। और यहाँ पे स्टेट्स को उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी अपने इशूज़ को कंसर्न रेज करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको ये एक प्रॉब्लमेटिक तरीके से ही देख रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शंस को, ठीक है। इसके अलावा कि जैसे इसमें तीनों का बताया था कि लोकसभा और राज्यसभा जो है वो एक साथ होगा, उसके बाद विदिन 100 डेज़ में पंचायत के इलेक्शंस होंगे। तो इस चीज़ को चेंज करने के लिए ना आपको कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करने पड़ेंगे, यहाँ पे अमेंडमेंट करना पड़ेगा आपके कॉन्स्टिट्यूशंस में आपको, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि आपका आर्टिकल 82A बोलता है कि नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 83, 172, 83 आपका सेंट्रल इलेक्शंस, 172 स्टेट इलेक्शंस लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। तो यहाँ पे आपको यहाँ
यहाँ चेंजेस करने होंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो है इन्होंने बोला है कि जैसे कमेटी ने बोला है ना कि पहले हम लोकसभा और जो हमारा राज्यसभा है, विधानसभा, उसका इलेक्शन साथ कराएंगे और 100 दिन बाद हम जो है पंचायत के इलेक्शंस कराएंगे। तो फिर ये कहाँ का साइमल्टेनियसली इलेक्शंस हुआ है ना, और ऊपर से फिर उसी में उतने ही स्टाफ, पोलिंग स्टेशंस, ट्रेनिंग पोलिंग स्टाफ है ना, रीडिप्लॉयड होगा। तो मतलब वापस विद इन 3 मंथ के अंदर आपने पहले ऑलरेडी लोकसभा और राज्यसभा, जो विधानसभा है स्टेट लेजिस्लेटिव का, इतना ह्यूज चंक पे आपने इलेक्शंस करवाया, उसके विद इन 3 मंथ के बाद वापस से सेम प्रोसेस को करवाना, ये कहीं ना कहीं ओवर एक्सप्लॉयटेशन लग रहा है। इसके अलावा 15 मिलियन स्टाफ जो हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं फटीग फील करेंगे, क्योंकि देखिए इलेक्शन बहुत एक स्टेट के अंडर में ही कम से कम 3-3, 4-4 के स्लॉट में चलता, महीना निकल जाता है 1 महीने इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने में। फिर वापस से सारे पूरे इंडिया में जितने भी पंचायत हैं करवाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है ना। तो यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि सबसे बड़ी बात जो है, अगर बाई चांस मान लीजिए अब जैसे साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है, साइमल्टेनियसली इलेक्शंस हो गए और अब सारे ओवरऑल इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं वो एक साथ 5 साल के लिए काम करेंगे, लेकिन उसी बीच अगर किसी स्टेट का जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया और सरकार गिर गई, कोई भी जो भी पार्टी जीत के उस स्टेट में थी, तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए इसी में कमेटी ने भी बोला था कि अगर बीच में इलेक्शंस जो है, यानी पार्टी जो है भंग हो जाती है या जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं कर पाती है, तो जो बचा हुआ टाइम है तब इलेक्शन नहीं होगा, प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें और टेन्योर जो है जो लोकल लेवल के जो पार्टीज़ हैं उसके रूल को ख़त्म करती है, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन था, और आपको पता है प्रेसिडेंशियल का रूल लगना दैट मीन्स आपके सेंटर का ही कहीं ना कहीं जो है एक अथॉरिटेरियन चीज़ें ज़्यादा लंबे टाइम तक बनी रहेगी, ठीक। इसके अलावा और अब साइमल्टेनियसली इलेक्शंस में अब क्या देखिए, पहले क्या होता था, लोकसभा और राज्यसभा में आपके इलेक्शन कमिश्नर काम करता था मेन तो, है ना। पंचायत के लिए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते थे। अब इनको क्या है, आपस में कोऑर्डिनेट करना होगा। तो ये कोऑर्डिनेशन प्रैक्टिकली इतना ईजी नहीं है जितना हम कह रहे हैं, ठीक है, इन कमिश्नर्स का। तो ये एक चीज़ बहुत जो है क्वेश्चनेबल है। उसके बाद इलेक्शंस कराते टाइम हमें जो EVM और VVPAT चाहिए, अभी हमारे पास जितने हैं वो इनफ नहीं है। हमें और जो है कम से कम 55 मिलियन EVM और VVPAT की नीड होगी अगर आप साइमल्टेनियसली इलेक्शंस करवा रहे होंगे। और ऊपर से राइटर ये बता रहे हैं कि तो इन सारे खामियों को डिस्कस किए बिना, पॉलिसी में क्या पैरालाइसिस है, क्या इश्यूज़ हैं, उसको अचानक से इम्प्लीमेंट करना बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा यहाँ पे जो होम मिनिस्टर के द्वारा भी बोला था, नियरली आपको 4000 पैरामिलिट्री फोर्सेस चाहिए होंगे फॉर द सिक्योरिटी पर्पस ऑन द इलेक्शंस डे। तो ये चीज़ें वापस डिप्लॉय करना लेजिस्लेटिव और स्टेट लेजिस्लेटिव में और लोकसभा में, फिर उसके बाद विद इन 3 मंथ बाद पंचायती में जो है वापस रीलोकेट करना, इट्स अ वेरी ह्यूज चंक ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज का यहाँ पे वेस्टेज होगा, ठीक है। तो ये साइमल्टेनियसली फिर राइटर कह रहे हैं कि अगर इतना ही अच्छा था तो इतने पिछले कई डेकेड से आप इसको क्यों शिफ्ट कर रहे थे, पहले से ही अप्लाई कर देना चाहिए था। और ऐसा भी नहीं है ना कि हम फ्रीडम के बाद जब हमने आज़ादी ली 1947 में, उसके बाद कई सालों तक पूरे नेशन में साइमल्टेनियसली इलेक्शन ही था, लेकिन जैसे ही रीजनल पार्टीज उभर कर आने लगी तो वो साइमल्टेनियसली इलेक्शन ब्रेक होने लगे, सरकार गिरने लगी, तो बीचों बीच में दूसरे इलेक्शंस होने लगे, मिड इलेक्शंस, ठीक है। और वैसे ही जैसे यहाँ पे बताया, हिमाचल और गुजरात ऐसे थे जहाँ पे साइमल्टेनियसली इलेक्शंस होते थे लेकिन वो नहीं चल पाए ज़्यादा लंबे टाइम तक, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिसी पैरालाइसिस साफ दिख रही है, जिस चीज़ को पार्टी जो है अभी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो उसको नेग्लेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये प्रपोजल तो बहुत पहले से ही आ रहा है, तो इस पर वापस रीथिंक करने की ज़रूरत है। यूनिलेटरल के नाम से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं इसको इग्नोर कर रहे हैं, काफ़ी वेग है ये, है ना। तो इसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बाकी देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, ये वाला आपको पता है कल सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे को ये अनाउंस कर दिया था कि जब तक ये आपका 1991 जो वर्शिप एक्ट है, ठीक है, वर्शिप एक्ट 1991 का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फाइनली नहीं दिया जाता, तब तक उस बीच तक कोई भी मंदिर, मस्जिद, इसका कोई भी जो पिटीशन है वो फाइल नहीं होगी, एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। तो इसी बीच क्या हुआ, अब अचानक से एक डिस्प्यूट आ गया है कल्याण दुर्गाड़ी फोर्ट के उस पर, ठीक है। एक्चुअली ये जो फोर्ट है, ठीक है, ये मुंबई के पास है, आज नॉर्थ ईस्ट मुंबई में है, 50 किलोमीटर दूर। ये 16वीं सेंचुरी में कल्याण के द्वारा बनाया गया था दुर्गावती फोर्ट। एक्चुअली इसमें माना जा रहा है कि ये आदिल शाह सुल्तान एक राजा थे इस्लामिक, ठीक है, तो उन्हीं का ही यहाँ पे मस्जिद था, है ना, उसी की जगह यहाँ पे फोर्ट बनाया गया है। ये 70
ए करके एक बिल्डिंग है पूरी, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे केस पिटिशन फाइल करने की बात आ गई कि यहाँ पे जो है टेम्पल के द्वारा इस एरिया को जो है, इस टेम्पल के अंडर में जो है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मस्जिद के कुछ एविडेंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये चार्जेस इस पे लगे हैं ऑल्दो। बाकी देखिए अभी तो ये इस पे क्या कहते हैं कोर्ट, तो क्योंकि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि इसमें अब नए केसेस कोई भी पिटिशन फाइल नहीं होगी, कोई भी मुद्दा नहीं उठेगा, ठीक है। तो देखते हैं बाकी क्या आता है फाइनल जब आने के बाद। तो इसके अलावा देखिए आपको पता है गैलेक्सी, हमारी जो गैलेक्सी है वो है मिल्की वे। अभी रिसेंटली नासा का बहुत बड़ा टेलीस्कोप है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, उसने अभी एक स्पार्कल करते हुए मिल्की वे के बारे में बताया जिसका नाम बताया है फायरली स्पार्कल, ठीक है, जो कि हमसे 13 बिलियन लाइट ईयर्स अवे है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं ये इस तरीके से मतलब ये बढ़ रही है। जैसे हम बिग बैंग थ्योरी पढ़ते हैं ना, जो हमारी 11th क्लास की एनसीईआरटी है, वो क्या बताती है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक बलून की तरह है, वो अलग अलग स्टेजेस में, जैसे अगर ये बलून है, यहाँ पे अगर आप फायर लगाओगे तो धीरे धीरे जो बलून है वो और बड़ा होता जाएगा, है ना। और उस पर अगर आप कुछ ABCD कुछ भी लिख दोगे तो वो वर्ड भी जैसे जैसे बलून फूलता जाएगा, गर्म होता जाएगा, वो वर्ड भी एक्सपैंड होता जाएगा, ठीक है। वैसे ही हमारा यूनिवर्स है, जो गैलेक्सी है, वो भी एक्सपैंड होता जा रहा है। तो वैसे ही इस वाले को भी बोला है, ये भी काफ़ी बिग बैंग थ्योरी की जो है चीज़ों को कहीं ना कहीं रिजेंबल करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो यही है स्पार्कली। और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन से और जो हैं हमारे मिल्की वे के आसपास जो गैलेक्सीज़ हैं, जैसे हाइड्रा क्लस्टर है, CBM डॉप्ले है, सेंटारोस क्लस्टर है, बहुत सारे हैं, ऐसे अनगिनत है ना, कि तो 1000 ट्रिलियन मिलियंस ऑफ जो है वो है, क्या बोलते हैं इसको, मिल्की गैलेक्सीज़। और आपको पता है ये बेसिक एनसीईआरटी से है, वैसे यहाँ पे ये इमेज सही से आई नहीं है कि गैलेक्सी किस तरीके से ये डस्ट पार्टिकल होते हैं, नेबुला जिसको बोलते हैं, उसके बाद स्मॉल स्टार बनता है, फिर रेड जाइंट बनता है, फिर प्लानिटरी नेबुला, फिर उसके बाद या तो वाइट ड्वार्फ में बदल जाता है या न्यूट्रॉन स्टार में बदलता है, ठीक है। फिर इसके बाद ये ब्लैक होल में जाके कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। या तो ये जो न्यूट्रॉन स्टार है, या तो न्यूट्रॉन स्टार में बनेगा या फिर ब्लैक होल में जाके समा जाएगा। तो ये दो थ्योरी हैं जो कि गैलेक्सी किस तरीके से बनती है वो आपको प्रूव करती है। और गैलेक्सी भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, एलिप्टिकल होती है, इसका एग्जांपल है ESO 325Z004, स्पाइरल भी होती है M101, इर्रेगुलर भी होती है NGC 159। और हमारा जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे, ठीक है। और हमारा जो मिल्की वे है वो कहीं ना कहीं बैरल स्पाइरल में आता है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। और भी मिल्की वेज हैं, तो ये स्पेशली एलिप्टिकल, स्पाइरल है, इर्रेगुलर है, सबके अपने अपने एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। आ सकता है क्वेश्चन, कुछ ना कुछ एक आध क्वेश्चन तो आता ही है इन पे। इसके अलावा नेक्स्ट लास्ट आर्टिकल है, देखिए अभी एक्चुअली एक स्टडी पास हुई है USA के द्वारा, यहाँ पे स्वीडन और USA ने मिलकर करा कि द फर्स्ट फ्री डे ऑफ आर्कटिक ओशन जो है आने वाले 2030 तक हमें ये डे देखने को मिल जाएगा। नेचर कम्युनिकेशन जर्नल में पब्लिश हुआ है। आइस फ्री डे मतलब हमारा जो आर्कटिक होता है उसमें ग्लेशियर्स होते हैं, ठीक है। आपको पता है 6 महीने तक जो है आर्कटिक उजाले में रहता है जब आपका सन नदर्न हेमिस्फीयर में आ जाता है, अभी तो सदर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। तो 6 महीने तक आपका आर्कटिक का जो पोल रीजन है, नॉर्थ रीजन, वहाँ पे आपके सन की रोशनी जो है, जब सन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होगा तो इस वाले रीजन में, है ना, रोशनी रहती है। लेकिन अब ये इन्होंने बोला है कि आइस फ्री डे होने वाला है, दैट मीन्स इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हमारे जो ग्लेशियर्स है आर्कटिक रीजन में वो बिल्कुल ही साफ़ हो जाएगा, ग्लेशियर्स बचेंगे ही नहीं गर्मी के टाइम पे भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत जितने तेज़ी से इन्होंने कहा है कि हमारी एक न्यू स्टडी ने ये चीज़ बताई है कि ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है अर्थ सरफेस पे। अगर आप पिछले 40 साल का डेटा देखोगे तो इन्होंने बोला है कि ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की जो रेट है ना वो 12.6% है डिकेड के अंदर, जो कि 1500 ईयर्स में कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा है। ये एक MIT क्लाइमेट पोर्टल में पब्लिश किया हुआ एक डेटा है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने बोला है कि 2000 अब जो आने वाला डिकेड, और स्पेशली अगर आप 20 साल की बात करोगे तो ह्यूमन के ड्रास्टिकली ग्रीन हाउस गैस एमिशन की वजह से ये बिल्कुल ही वैनिश होने वाला है हमारा जो ग्लेशियर है, ठीक है। और इन्होंने बोला अगर हम बात करें कि इसके इम्पैक्ट क्या क्या होंगे, देखिए क्या होता है कि ग्लेशियर अगर पूरी तरीके से इम्पैक्ट हो जाता है, ग्लेशियर काम क्या, पहली बात तो इम्पैक्ट से ज़्यादा पहले ये देखो कि ग्लेशियर्स किस चीज़ का काम आता है। ग्लेशियर एक तो फ्रेश वाटर का काम आता है, पहली बात तो ग्लेशियर की वजह से क्या होता है कि एल्बिडो होता है। एल्बिडो क्या होता है, एक फिनोमिना है जिसमें सन की रेजेस आपके अर्थ से आके टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि आपका जो ग्लेशियर है वो वाइट कलर का होता है। वाइट कलर हमेशा सन की रेजेस जो एनर्जी होती है उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो जब ग्लेशियर्स नहीं होंगे तो क्या होगा, जो सन के रेजेस है वो सीधा आपके अर्थ एटमॉस्फेयर
एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएगी आपके डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स को क्रॉस करके, है ना, क्रॉस करके सीधा आपके आइस जो अर्थ सरफेस है उसके अंदर एंटर कर जाएगी। इससे क्या होगा, आपका अर्थ सरफेस और एक्सट्रीम हीट को जनरेट करेगा, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, और भी चीज़ें हैं जो अंटार्कटिका है, और भी जो ग्लेशियर्स हैं, छोटे मोटे जितने भी ग्लेशियर्स वो मेल्ट होंगे, आपके कोस्टल एरियाज़, ग्लोबल सी लेवल बढ़ जाएगा, फ्लड के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, आइलैंड्स वगैरह डूब जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से फिनोमेना जो है बहुत बार हमने डिस्कस किया, होने के चांसेस हैं। ऑल्दो यहाँ पे और भी हैं, जैसे स्पीशीज़ होती हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, ठीक है। तो ये एक वार्निंग है, और स्पेशली बोला कि 2030 तक ये दिन आ सकते हैं। तो सोचिए हम कितने एक्सट्रीमली क्लाइमेट चेंज की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल आज आर्टिकल था, इतने हैं नहीं आज, तो थैंक यू।